नमस्कार, मैं रविश कुमार। हाथरस मामले में अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि रात अंधेरे पीड़िता का शव जलाने का फैसला किसका था, आदेश किसका था। दोनों दो चीजें हैं। फैसला कोई और ले सकता है और आदेश जिलाधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का हो सकता है। इसके जवाब के लिए सीबीआई की जांच के इंतजार की जरूरत नहीं है, सरकार ही बता सकती थी। 48 घंटे तक एसआईटी गांव में रही, अधिकारियों सहित 100 से अधिक लोगों के बयान लिए, मगर इसका जवाब नहीं दे सकी कि परिवार की अनुमति और मौजूदगी के बगैर पीड़िता का शव रात में क्यों जलाया गया। 5 दिन बाद भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। मां ने कहा है कि वो कैसे यकीन करे कि जहां से जलाने के बाद फूल चुनकर लाई है, यानी हड्डियां चुनकर लाई है, वो उनकी ही बेटी के शव का है। जबकि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आईपीएस और एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड कर दिए गए। सर्कल अफसर राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह, हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड किए गए। मगर आप सार्वजनिक रूप से नहीं जानते कि शव जलाने के लिए सस्पेंड किए गए या अन्य लापरवाहियों के लिए। हाथरस प्रशासन की तरफ से 2 तरह के जवाब आए। एक के शव जलाने के वक्त पीड़िता का परिवार था जिसे पिता ने गलत बता दिया, यह डीएम ने कहा था। दूसरा जवाब आया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया ऐसा। दोनों जवाब अलग अलग अधिकारियों के थे। जिलाधिकारी ने भी इस पर साफ साफ नहीं कहा। कानून व्यवस्था के नाम पर विपक्ष को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस उतार दी गई, नोएडा से लेकर हाथरस तक में। जब विपक्ष को रोकने के लिए इतनी पुलिस है तो उसी की मदद से दिन के वक्त अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो सकता था। जो पुलिस विपक्ष के नेताओं पर लाठियां बरसा सकती थी, गांव में पंचायत की अनुमति दे सकती थी, वह पुलिस एक मां और पिता को अपनी बेटी का शव आखिरी बार के लिए देखने नहीं दे सकी। क्यों? शव जलाने से पहले उनकी अनुमति का इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी। हमें यह देखना चाहिए कि क्या इस तरह से शवों का जलाना सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। यूपी में उदाहरण तो 2014 का भी मिलता है, लेकिन पिछले साल अप्रैल और दिसंबर के कुछ उदाहरणों से आप समझ सकेंगे कि यूपी में पुलिस तय करने लगी है कि अंतिम संस्कार कहां होगा, कब होगा और कितने लोग शामिल होंगे। तालाबंदी की शर्तों के लागू होने से बहुत पहले से पुलिस यूपी में यह काम कर रही है। हफिंगटन पोस्ट, कैरवा और टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पुलिस को पता चले और आपको कि हफिंगटन पोस्ट में 31 दिसंबर 2019 को अमन सेठी बिजनौर के सुलेमान और अनस के बारे में लिखते हैं कि पुलिस ने परिजनों को इनका शव एक ही शर्त पर दिया कि जल्दी और दूर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जबकि दोनों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। अनस के परिवार के गिने चुने लोगों को ही सदस्यों को दफन के समय आने की इजाजत दी गई। बिजनौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने हफ पोस्ट से कहा था कि अनस और सुलेमान को नेहटौर से दूर इसलिए दफनाया गया था क्योंकि उस समय नेहटौर में हालात बिगड़ सकते थे। यह भी कहा था कि परिवारों ने हमें आधी रात को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी थी। दोनों के परिवारों ने इस बात से इनकार किया था। कारवा पत्रिका में कौशल श्रॉफ ने मोहम्मद आसिफ और अलीम के बारे में लिखा है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई थी। आसिफ ई रिक्शा चलाते थे। दोनों ही मामले में पुलिस ने जल्दी दफनाने का दबाव बनाया। अलीम के शव को तो मिलने के 2 घंटे के भीतर दफनाना पड़ा। पुलिस ने शव देते समय शर्त रखी थी कि दूर किसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। इसी 4 अक्टूबर की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, पीयूष राय की। परिवार वालों का बयान छपा है कि पुलिस ने मेरठ में नूर का शव देते हुए दबाव बनाया था कि उसी वक्त दफनाना होगा। परिवार उसे मुजफ्फरनगर घर लाना चाहता था, मगर उसी रात दफनाना पड़ा। हाथरस की पीड़िता के परिवार की तरह सुलेमान, अनस, आसिफ, अलीम और नूर का परिवार भी इस क्रूरता का दंश आज तक झेल रहा है। इन मामलों में विपक्ष और मीडिया मुखर नहीं हो सका क्योंकि इनके नाम दूसरे हैं। बेशक राहुल गांधी ने मेरठ जाने का प्रयास किया था मगर रोक दिए गए थे। जो समाज यह पूछ रहा है कि पीड़िता को दलित और वाल्मीकि क्यों कहा जा रहा है, वही समाज सुलेमान और अनस के समय तो कुछ भी नहीं पूछ रहा था। जाहिर है आप समझ सकते हैं कि पूछने वाला समाज कौन है। उसके सवाल सिस्टम को लेकर है ही नहीं। 4 अक्टूबर के ही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पीयूष राय ने लिखा है कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत बंद हुआ था। मेरठ में 25 साल के अंकुर जाटव को प्रदर्शन के दौरान पेट में गोली लगी।
अंकुर को इलाज के दौरान मेरठ से गाजियाबाद भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला कि अंकुर को वापस मेरठ ना ले जाएं, वरना अंकुर की मौत के सिलसिले में एफआईआर नहीं होगी। अंत में अंकुर का अंतिम संस्कार गाजियाबाद में ही किया गया, उसका शव घर नहीं जा सका। फ्लैशबैक से चीजें साफ हो जाती हैं। 3 अक्टूबर को 8:31 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि केस सीबीआई को दिया जा रहा है। क्या उसकी अधिसूचना जारी हुई? अधिसूचना जारी होने में 3 से 5 अक्टूबर का वक्त क्यों लगा? इतना हंगामा होने के बाद ये तो वर्चुअल दुनिया थी, अब आपको असली दुनिया में लाते हैं। हवा की दुनिया से अब आपको जमीन की दुनिया में लाते हैं और आप देखकर परेशानी होंगे, क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि जमीन पर भी स्थिति वैसी ही है। सोशल मीडिया पर महिलाओं की स्थिति हमने आपको बता दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि असल दुनिया में स्थिति कैसी होगी। देश के कई इलाकों से इन दिनों जो खबरें आ रही हैं वो इसी बात का सबूत है। हाथरस की घटना मीडिया की हेडलाइन में है, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन चुकी है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार की ऐसी ढेरों घटनाएं हैं जिन्हें मीडिया में स्थान नहीं मिलता और हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, लेकिन मीडिया की नजर नहीं पड़ती। तो हाथरस की घटना में ऐसा क्या खास था? हाथरस की घटना को लेकर कई न्यूज चैनल लगातार खबरें दिखा रहे हैं, नॉन स्टॉप 24 घंटे। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में एक और जगह है जिसका नाम है बलरामपुर, और राजस्थान में अलग अलग शहरों में रेप की कई घटनाओं पर उतनी बात नहीं हो रही जितनी हाथरस पर। अगर आप हाथरस और बाकी घटनाओं के मीडिया कवरेज की तुलना करें तो यह अनुपात शायद 99 और 1 का रहेगा। ऐसे में सवाल यह है कि हाथरस की घटना में ऐसा क्या खास था जिस पर मीडिया का इतना ध्यान चला गया, जहां पर पत्रकार इतने क्रांतिकारी हो गए, जहां पर विपक्ष के नेता लगातार पहुंचने लगे और उनमें होड़ मच गई कि कौन नेता पहले पहुंचता है, और होड़ लग गई कि हर नेता वहां जाकर अपनी तस्वीर खिंचवाएगा। हाथरस में ऐसा क्या खास है? जो नेता और मीडिया दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस तक गए, वो हाथरस से 500 किलोमीटर दूर बलरामपुर क्यों नहीं जा पाए? इस सवाल का जवाब भी जब आप ढूंढेंगे तो अंत में सोशल मीडिया का नाम सामने आएगा। हाथरस के मामले में भी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया की ताकत का दुरुपयोग किया गया। सोशल मीडिया के जरिए हाथरस की घटना के बारे में कई गलत जानकारियां फैलाई गई, यानी फेक न्यूज। इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया गया। देखते ही देखते कई न्यूज चैनलों ने वो ही झूठी खबरें दिखानी शुरू कर दी जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी। अब हम आपको हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं के बीच एक तुलना दिखाते हैं। ध्यान से इस तुलना को देखिएगा। हाथरस और बलरामपुर दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं, दोनों के ही मुख्यमंत्री एक हैं। बलरामपुर और हाथरस दोनों ही जगहों पर जो पीड़िता लड़की है, वो दोनों ही जगहों पर दलित है। अगर आपको जाति और धर्म में बहुत दिलचस्पी है तो बता देते हैं, दोनों ही जगह दलित लड़की पर अत्याचार हुआ है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पीड़िता के साथ बर्बरता हुई और फिर उसकी मौत हो गई, यानी हत्या कर दी गई। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि बलरामपुर में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। दोनों ही मामलों में अधिकतर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाथरस के मुख्य आरोपियों के नाम है संदीप, जबकि बलरामपुर के मुख्य आरोपियों का नाम है शाहिद और साहिल। तो संदीप और साहिल में क्या फर्क है? हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पुलिस ने रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया। बलरामपुर में भी रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ है, अकेले हाथरस में नहीं हुआ। तो फिर वहां मीडिया क्यों नहीं पहुंचा जब वहां पीड़िता का अंतिम संस्कार हो रहा था, यानी बलरामपुर में? उस दिन वहां से मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? हाथरस और बलरामपुर दोनों ही जगह वही उत्तर प्रदेश की सरकार है, दोनों ही जगह एक ही मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। लेकिन बलरामपुर के मामले में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को छोड़ कैसे दिया? हाथरस की तरह बलरामपुर की घटना की उतनी चर्चा क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में लिखा है। हलफनामा हमने पढ़ा और पढ़कर आपको बताते हैं कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है, सोशल मीडिया और कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई गई, यानी अब सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी अफवाहें फैला रहा है। पहला पॉइंट यह है। कुछ राजनीतिक संगठन जातीय हिंसा और दंगों की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह पर जातीय हिंसा और जातीय दंगे करवाना सबसे आसान होता है।
पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि खुफिया इनपुट्स मिले थे कि शव को सड़क पर रखकर हिंसा करवाने की प्लानिंग चल रही है। सुबह वहां लाखों लोगों के जुटने की आशंका थी। यह लिखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्रदर्शनकारियों ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि क्या करें और क्या नहीं। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे गए थे कि मास्क पहनकर आएं ताकि कैमरों में पहचान ना होने पाए जब ये दंगे भड़कें। प्रशासन चाहता था कि लड़की को बड़े अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन परिवार वाले इसके लिए बहुत देर से तैयार हुए। एक बड़ी बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लिखी है इस हलफनामे में वो ये कि प्रशासन चाहता था कि उस लड़की को हाथरस से कहीं और बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, लेकिन लड़की के परिवार ने इसमें देरी की। लड़की के परिवार ने इजाजत नहीं दी। ये अजीब सी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कई सबूत भी पेश किए हैं। इनमें कई सोशल मीडिया पोस्ट हैं, नेताओं के भाषण हैं और मीडिया और न्यूज चैनल्स के रिकॉर्डिंग्स हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को यह बताया कि हाथरस की घटना की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है ताकि पूरी सच्चाई सामने आए। उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी तक की जांच में कट्टरपंथी संगठनों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। पुलिस ने कहा है कि कट्टरपंथी संगठनों के लोग हाथरस के मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हाथरस की घटनाओं को जातीय रंग दिया गया। जी न्यूज पर कल ही हमने आपको बताया था कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच में फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी और फोन जो सीडीआर होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, दोनों के फोन नंबर के बीच, वो भी हमने आपको दिखाई थी। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में गैंगरेप के मामले में पुलिस की जांच जारी है, ठीक वैसे ही जैसे हाथरस में। 29 सितंबर को यहां 22 साल की एक महिला से बलात्कार की खबर आई थी। इलाज के दौरान इस महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है शाहिद और साहिल। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि कुछ और लोग भी घटना में शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ बहुत दरिंदगी की गई। उसके शरीर पर चोट के 10 गहरे निशान पाए गए हैं, घाव पाए गए हैं। पीड़िता के शरीर के कई संवेदनशील हिस्सों पर भी चोट के निशान हैं। शरीर के अंदर उसका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। लिवर डैमेज हो चुका था। सोचिए क्या किया होगा। पीड़िता पढ़ाई के साथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, पढ़ती भी थी, नौकरी भी करती थी, और घटना के दिन वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही थी और उसके साथ ये हुआ। बलरामपुर की घटना दिल दहलाने वाली है, लेकिन झूठ के शोर में यह सच्ची खबर दब गई। बलरामपुर में कोई जातीय एंगल नहीं था, इसलिए राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वहां जाना उचित नहीं समझा। मीडिया के लिए भी यह टीआरपी वाली खबर नहीं थी, इसलिए बलरामपुर में मीडिया का वैसा मेला नहीं लगा जैसा आपने हाथरस में देखा। उस घटना के बारे में शायद ही किसी